अगर आपने आईटीआई पास रख रखी है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेनिंग ऑफिसर के 1120 सरकारी पद निकले हैं, जहां सैलरी मिलेगी 32,800 से 1,03,600 रुपए प्रति माह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का एक नोटिफिकेशन है और ऊपर से देखें तो ये 1120 पदों की एक सरकारी भर्ती लगती है। लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं तो ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं रह जाता। ये मध्य प्रदेश की स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो सोच है, जो भविष्य की योजना है, उसकी एक झलक दिखाता है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 1120 पद सिर्फ खाली जगह नहीं है। ये वो लोग होंगे जो मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को हुनर सिखाएंगे, उन्हें इंडस्ट्री के लिए तैयार करेंगे। तो इस भर्ती का असर सिर्फ इन 1120 लोगों पर नहीं, बल्कि प्रदेश की पूरी युवा पीढ़ी और उसके औद्योगिक भविष्य पर पड़ेगा। तो चलिए इसी नोटिफिकेशन को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसकी टाइमलाइन। हाँ, बिल्कुल। आवेदन 17 जनवरी 2026 को शुरू होंगे और 31 जनवरी को बंद हो जाएंगे। सिर्फ 15 दिन। बस 15 दिन। ये तो बहुत ही कम समय है। एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या आपको लगता है कि इसका कोई खास कारण है? देखिए, प्रशासनिक तौर पर तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि किसी योजना के लिए जब बजट आ चुका हो तो उसे वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले इस्तेमाल करने का दबाव होता है। लेकिन इसका एक और गहरा संकेत भी हो सकता है। वो क्या? ये दिखाता है कि प्रदेश के आईटीआईज में प्रशिक्षकों की कमी एक गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है और सरकार इन पदों को भरने की बहुत ज्यादा जल्दी में है। अच्छा, मतलब इंडस्ट्री की तरफ से शायद फीडबैक आ रहा होगा कि स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, यही लगता है। और बात सिर्फ आवेदन की नहीं है। परीक्षा 27 फरवरी से शुरू है, मतलब आवेदन की आखिरी तारीख के 1 महीने के अंदर ही परीक्षा। ये तो उम्मीदवारों के लिए एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। सही कहा आपने। ये उन उम्मीदवारों के पक्ष में है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये साफ संकेत है कि विभाग ऐसे लोग चाहता है जो अपने ट्रेड में पहले से ही माहिर हैं, जिन्हें तैयारी के लिए महीनों का समय नहीं चाहिए। अब आते हैं शुल्क पर, जो अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपए है। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है जिस पे शायद सबका ध्यान ना जाए। बैकलॉग पदों के लिए कोई शुल्क नहीं है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। एक बार हमारे श्रोताओं के लिए साफ कर दें कि ये बैकलॉग पद आखिर होते क्या हैं। बैकलॉग पद वो आरक्षित सीटें होती हैं जो पिछली भर्तियों में योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली रह गई थीं। अच्छा। मान लीजिए एससी या एसटी श्रेणी में 100 पद थे, लेकिन सिर्फ 80 ही भर पाए, तो बाकी के 20 पद बैकलॉग बन जाते हैं। सरकार उन्हें इस नई भर्ती में जोड़कर भरने की कोशिश करती है। और उन पर कोई शुल्क न लेना। हाँ, उन पर कोई शुल्क न लेना उन श्रेणियों के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। समझ गई। ये तो हुई पैसों और तारीखों की बात। अब उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि सरकार किस तरह का उम्मीदवार ढूंढ रही है, यानी पात्रता की शर्तें। यहाँ कुछ नियम काफी दिलचस्प हैं। बिल्कुल, चलिए इन शर्तों से उस आदर्श उम्मीदवार की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहली शर्त है आयु सीमा 21 से 40 वर्ष और आरक्षित वर्गों और महिलाओं के लिए 45 वर्ष। ये एक बहुत बड़ा दायरा है। हाँ, मतलब वो एक युवा आईटीआई पास आउट को भी मौका दे रहे हैं और एक 40-42 साल के अनुभवी व्यक्ति को भी। बिल्कुल, जो शायद इंडस्ट्री में कई साल काम करने के बाद अब पढ़ाना चाहता हो। और 2 शर्तें तो बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी हैं। एक तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना। हाँ। और दूसरा राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना। ये तो साफ तौर पर राज्य के लोगों को प्राथमिकता देने की नीति है। हाँ, ये कई राज्यों की भर्तियों में दिखता है, लेकिन एक नियम है जो सबका ध्यान खींचता है और वो है संतान वाला नियम। मैं उसी पर आने वाली थी। नियम कहता है कि जिस उम्मीदवार की 2 से अधिक संतानें हैं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो, वो पात्र नहीं होगा। ये नियम सिर्फ इसी भर्ती में है या इसका कोई बड़ा संदर्भ है? नहीं, ये मध्य प्रदेश की सिविल सेवा शर्तों का एक हिस्सा है और ज्यादातर सरकारी नौकरियों पर लागू होता है। इसके पीछे का तर्क राज्य की जनसंख्या नियंत्रण नीति से जुड़ा हुआ है।
अच्छा, और ये 26 जनवरी 2001 की तारीख? वो कट ऑफ तारीख इसलिए है क्योंकि यह नीति उसके बाद लागू हुई थी। यह दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों से इन नीतियों का पालन करने की उम्मीद करती है। तो अगर कोई इन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो उसका अगला पड़ाव है चयन प्रक्रिया। और इसका जो पैटर्न है वो अपने आप में एक कहानी कहता है। बिल्कुल, 100 अंकों का एक ऑनलाइन पेपर। लेकिन असली कहानी इसके विभाजन में है। 75 अंक सीधे सीधे आपके ट्रेड से जुड़े तकनीकी सवालों के हैं। 75 अंक? जी, और बाकी के 25 अंक में विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, ये सब आएगा। एक मिनट, 75% वेटेज सिर्फ टेक्निकल स्किल पर? क्या ये सही संतुलन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस प्रक्रिया में एक बेहतरीन टेक्नीशियन तो चुन लेंगे पर एक अच्छा शिक्षक खो देंगे? जिसे संवाद करना और दुनिया की सामान्य समझ रखना भी आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और भर्ती प्रक्रियाओं में इस पर हमेशा बहस होती है। यहाँ विभाग का तर्क ये लगता है कि एक ITI प्रशिक्षक के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके अपने ट्रेड की गहरी समझ। अगर कोई फिटर का ट्रेनर है और उससे लेथ मशीन की बारीकियां ही नहीं पता, तो वो कितना भी अच्छा वक्ता क्यों ना हो, किसी काम का नहीं। तो 75% वेटेज ये सुनिश्चित करता है कि विषय का विशेषज्ञ ही चुना जाए। और बाकी 25% वो क्या करता है? वो 25% एक तरह का एप्टीट्यूड फिल्टर है। वो ये सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार के पास बुनियादी तार्किक क्षमता और सामान्य जागरूकता हो। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें पढ़ाने की कला या कम्युनिकेशन स्किल को सीधे तौर पर नहीं परखा जा रहा है। तो विभाग ये मानकर चल रहा है कि ये बाद में सिखाया जा सकता है। शायद वो ये मानते हैं कि नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग देकर ये सिखाया जा सकता है। चलिए, ये तो वही परीक्षा की बात। परीक्षा केंद्र पर भी काफी सख्त नियम है, आधार अनिवार्य, बायोमेट्रिक सत्यापन, ये सब क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर भी विभाग कितना गंभीर है। बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी चीजें किसी और के बदले किसी और के परीक्षा देने जैसी धोखाधड़ी को लगभग नामुमकिन बना देती हैं। तो ये ईमानदार उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। चलिए, अब उन पदों पर आते हैं जिनके लिए ये सब हो रहा है। कुछ प्रमुख ट्रेड्स और उनकी योग्यताओं को देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ दिलचस्प पैटर्न नजर आते हैं। सबसे ज्यादा पद हैं इलेक्ट्रिशियन 222, फिटर 134 और COPM 128। हाँ, इलेक्ट्रिशियन और फिटर की योग्यता तो सीधी है। हाई स्कूल के साथ उस ट्रेड में ITI या फिर संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा। लेकिन COPA यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की योग्यताएं देखिए, वो काफी दिलचस्प हैं। हाँ, उसमें कई विकल्प हैं। ITI तो है ही, साथ में DOEC से A लेवल, PGDCA, कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा, यहाँ तक कि BCA MCA वालों को भी शामिल किया गया है। इतना लचीलापन क्यों? कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखने वाला व्यक्ति सिर्फ ITI से नहीं बल्कि एक अकादमिक डिग्री लेकर भी आ सकता है। मतलब अब वो सिर्फ वोकेशनल स्किल पे ही नहीं बल्कि एक मजबूत अकादमिक पृष्ठभूमि को भी महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल, आज के प्रशिक्षक को सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं बल्कि उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी तो सिखाने होंगे। और एक और पद है जिस पर मेरी नजर गई, डीजल मैकेनिक। 52 पद है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त शर्त है। हाँ, और वो शर्त बहुत कुछ कहती है। ITI या डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ उम्मीदवार के पास हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। एक मिनट, ड्राइविंग लाइसेंस एक डीजल मैकेनिक के प्रशिक्षक के लिए ये अनिवार्य क्यों है? ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये एक बहुत ही व्यावहारिक जरूरत है। सोचिए, एक प्रशिक्षक को छात्रों को सिर्फ इंजन ठीक करना नहीं सिखाना है। अच्छा। उसे वाहन को चलाकर, उसकी आवाज सुनकर, उसके चलने के तरीके को महसूस करके समस्या का पता लगाना भी सिखाना होता है। परफॉर्मेंस को जांचना भी सिखाना होता है। अगर ट्रेनर खुद गाड़ी नहीं चला सकता तो ये व्यावहारिक ज्ञान वो कैसे देगा? सही बात है। इसके बिना तो ट्रेनिंग अधूरी ही रह जाएगी। मतलब भर्ती सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, असली दुनिया के कौशल पर भी केंद्रित है। बिल्कुल सही। अब एक सबसे जटिल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आरक्षण। नियम पुस्तिका में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का जिक्र है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि आरक्षण की 2 परतें हैं। पहली मुख्य परत है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल आरक्षण। ये समुदाय आधारित है। SC के लिए 16%, ST के लिए 20%, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10%। ये कुल पदों का बंटवारा है। ठीक है, ये तो समझ आया।
और ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल आरक्षण? यह दूसरी परत है जो पहली परत के ऊपर काम करती है। इसमें कुछ विशेष श्रेणियों जैसे भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांगजन को हर वर्टिकल श्रेणी के अंदर आरक्षण मिलता है। मतलब पोटे के अंदर कोटा जैसा। बिल्कुल, यूं समझिए अगर एससी के लिए 100 सीटें हैं तो उन 100 सीटों में से 10 सीटें एससी श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगी। समझ गई। लेकिन नियम पुस्तिका में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक खास टिप्पणी भी है। 87% और 13% की दो अलग-अलग तालिकाएं दी गई हैं। ये क्या मामला है? ये तो काफी भ्रमित करने वाला है। हाँ, और इसे समझना आवेदकों के लिए बहुत जरूरी है। ये मध्य प्रदेश में चल रहे एक अदालती मामले से जुड़ा है जो ओबीसी के 27% आरक्षण को चुनौती देता है। अच्छा। तो जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इसलिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है। और वो रास्ता क्या है? उन्होंने पदों को 2 हिस्सों में बांट दिया है, 87% और 13%। 87% पदों पर तो भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से चलेगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा। और बाकी के 13% का क्या होगा? बाकी के 13% पद, जो 14% और 27% के बीच का अंतर है, और अनारक्षित वर्ग के 13% पद, इन दोनों को होल्ड पर रखा जाएगा। मतलब ये सीटें अभी किसी को नहीं मिलेंगी? जी नहीं। जब अदालत का फैसला आएगा तो इन 26% सीटों का आवंटन उस फैसले के हिसाब से किया जाएगा। ये एक तरह का प्रोविजनल परिणाम होगा ताकि भर्ती प्रक्रिया अटकी ना रहे। अच्छा, तो ये अनिश्चितता से निपटने का एक प्रशासनिक तरीका है। ये जानकारी उम्मीदवारों के लिए वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये नोटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों और कैसे सोचना है। तो ये थी मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती की पूरी कहानी, जो सिर्फ पदों और तारीखों से कहीं आगे है। ये एक बड़ा कदम है, लेकिन क्या ये काफी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सभी उम्मीदवारों के लिए हमारा सुझाव तो यही है कि आवेदन करने से पहले नियम पुस्तिका को बहुत ध्यान से पढ़ें। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि राज्य के कौशल विकास में योगदान देने का एक बेहतरीन अवसर है। और यहाँ एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। ये भर्ती, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्त होंगे, ये प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को किस तरह से प्रभावित करेगी? क्या सिर्फ नए प्रशिक्षकों को भर्ती कर लेना हमारे युवाओं को उद्योगों की बदलती जरूरतों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा, या ये एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप थैंक्स बटन पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल के मेंबर बनकर डायरेक्ट कॉल सपोर्ट और फ्री फॉर्म अप्लाई करवाने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।